नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। ये वीडियो खास तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो यूपी टीजीटी, पीजीटी या DSSB पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स विषय के साथ। इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में मैंने राजनीतिक अवधारणाएं एवं राजनीतिक दार्शनिक दो पार्ट्स पर चर्चा की थी और उसमें मैंने बताया था कि किन किताबों से उनको कवर करना है, कैसे पढ़ना है और किन किन पहलुओं को छूना है। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, इसलिए जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसको देख लें तो बेहतर रहेगा। अभी हम चलते हैं सीधा उस पार्ट पर जिसकी हमें चर्चा शुरू करनी है, शासन एवं राजनीति भारतीय संदर्भ में। इसका नाम है ये खासतौर से टीजीटी का सिलेबस अभी मैंने उठाया हुआ है, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किन किताबों से इनको पढ़ना है और किस स्ट्रेटजी के साथ आपको ये कवर करना है। तो सबसे पहले संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन खासतौर से CF स्ट्रॉन्ग, कार्ल जे फ्रेडरिक को संदर्भ में ज़रूर लेना है। इन लोगों का क्या मत है संविधान की परिभाषा देते समय, और इसके संविधान के प्रकार जिसमें लिखित या लिखित, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निर्मित या विकसित, मेड एंड डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नम्य या लचीला और कठोर या अनम्य संविधान यानी फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुख्यतः आधार हैं बांटने के और ये प्रकार हैं संविधान के। फिर लिखित या अलिखित संविधान के गुण दोष आपको देखने हैं, और जैसे लिखित जो संविधान है, अलिखित वो ब्रिटेन का है, एक मॉडल है वो, और जो लिखित संविधान है वो अमेरिका और भारत का है। आप जानते होंगे कि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। आप लोग ऐसे तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। निर्मित संविधान, भारत एक उदाहरण है उसका, ऐसा संविधान जिसको किसी एक निश्चित अवधि में किसी संविधान सभा द्वारा लिखा या बनाया जाता है, लिखित संविधान कहलाता है। और वृक्ष संविधान जो धीरे धीरे अभिसमयों और परंपराओं के आधार पर विकसित होता है, उसको जैसे ब्रिटेन का संविधान है, आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नम्य संविधान ब्रिटेन का संविधान और टू एन एक्सटेंट एक हद तक भारत का संविधान भी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में आता है। कठोर संविधान का जो मॉडल है वो अमेरिका है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। फिर आदर्श संविधान के लक्षण क्या हैं ये आपको पढ़ना है। संविधानों का वर्गीकरण प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, ब्राइस के द्वारा, कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे, उस पर इनका क्या मत है आप लोग जानेंगे। संविधानवाद को खासतौर से जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखेंगे, DSSB और यूपी वाले। संविधानवाद का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके तत्व, उसकी विशेषताएं और संविधानवाद की अवधारणाएं, खासतौर से 3 अवधारणाएं: पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्रों की अवधारणा, साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा और तीसरा विकासशील देश या तृतीय विश्व के देशों की अवधारणा। उसके बाद दूसरा बिंदु है सरकार, गवर्नमेंट। इसमें इसकी अर्थ, परिभाषा और राज्य के एक आवश्यक तत्व के रूप में इसको देखेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, इसी क्रम में आप पढ़ेंगे इसको। विधायिका या व्यवस्थापिका या विधानपालिका जो भी नाम हो, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशियरी। तीनों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके पारस्परिक संबंध, तीनों का ख्याल रखेंगे आप लोग पढ़ते समय। व्यवस्थापिका या विधानपालिका में एक सदनात्मक यूनिकैमरल और द्विसदनात्मक विधायिका क्या है और इन दोनों के गुण दोष क्या हैं इसको जानेंगे। डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर्स यानी विधायिका का पतन के ऊपर जो लॉर्ड ब्राइस का मत है उसको आप लोग देखेंगे। और स्विट्जरलैंड, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, खासतौर से 4 संविधानों में इनकी जो स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। इनकी सदस्य संख्या क्या है, कैसे उनका चुनाव होता है, इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा सदन ज़्यादा शक्तिशाली है उसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। किस देश की विधायिका को क्या कहा जाता है उसको भी आप लोग मोटा मोटा याद रखेंगे। जैसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है फॉर एग्जांपल, भारत में संसद, ब्रिटेन में संसद। और कार्यपालिका में आप लोग अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन में कार्यपालिका की क्या स्थिति होती है इसका ख्याल रखेंगे। 2 भागों में हम आमतौर पर बांटते हैं इसको, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में तमाम नौकरशाह आते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका यानी जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं उससे जो कार्यपालिका बनती है। जुडिशियरी को पढ़ते समय आप लोग उसका गठन, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखेंगे। जुडिशियल रिव्यू एक मेजर कंसेप्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म को आप बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करेंगे। इन बातों को और गंभीरता से लेंगे वे लोग जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कि तीनों का संबंध, चेक्स एंड बैलेंसेस की जो व्यवस्था है विभिन्न देशों के संविधानों में उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। सेपरेशन ऑफ पावर थियरी
को आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे जरूर। एरिस्टोटल, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, C.F. स्ट्रॉन्ग का संदर्भ लेते हुए, खासतौर से मॉन्टेस्क्यू का। फिर दूसरा बिंदु है सरकार के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार, यानी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मॉडल ब्रिटेन, आप लोग पढ़ेंगे उसको। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका मॉडल है अमेरिका। तो आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषताएं, उसके गुणदोष पढ़ेंगे, और ऐसे ही जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसका भी गुणदोष आप लोग पढ़ेंगे। दोनों में कंपैरिजन और कंट्रास्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते समय आप लोग पार्लियामेंट का ओरिजिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और इसकी सफलता की शर्तें और दशाएं कौन कौन सी। फिर सरकारों के वर्गीकरण पर प्लेटो, एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू, एलन बॉल, फाइनर और आमन पावेल का जो मत है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो TGT वाले हैं वो खासतौर से प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू तक अपना काम चला सकते हैं। PGT वाले उससे आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण है सरकारों का वो है एकात्मक और संघात्मक सरकार, यानी यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, गुणदोष और किन किन जगहों पर ये उपयोगी होती हैं। एकात्मक सरकार किन जगहों पर उपयोगी होती है और संघात्मक सरकार किन जगहों पर ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी होती है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। एकात्मक सरकार का मॉडल अगर देखें तो ब्रिटेन हो सकता है। संघात्मक सरकार का मॉडल अमेरिका है। बाकी अलग अलग देशों में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आप लोग इसको पढ़ेंगे। भारत की स्थिति जो है उसके बारे में केसी वियर का मत, जेनिंग्स का मत, ग्रेनविल ऑस्टिन का मत, D.D. वासु का मत, C.F. अलेक्जेंड्रोविच का मत, इनको आप लोग एक एक लाइन में आप लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है थोड़ा सा इसको देख लेंगे। फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है इसको आप देखेंगे। फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन में क्या अंतर है इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला बिंदु है निर्वाचन प्रणाली, इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम का अर्थ और उसके बाद जो उसकी प्रणालियां हैं, जैसे पहला बिंदु अगर हम देखें बहुमत प्रणालियां तो उसमें 3 हैं, प्लुरैलिटी और सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। दूसरा है लिमिटेड वोट सिस्टम, सीमित मत प्रणाली। तीसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फिर है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम्स, जिसमें सेकंड बैलेट सिस्टम को आप पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव वोट सिस्टम को पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम को पढ़ेंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को पढ़ेंगे और सूची प्रणाली यानी लिस्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा आप ये भी ख्याल कर लें कि लोकमत के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे और प्रतिनिधित्व के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्टिव एंड अनइंस्ट्रक्टिव प्रतिनिधित्व क्या है इसको थोड़ा जानेंगे। लोकमत निर्माण के साधन क्या हैं उसको भी आप लोग जानेंगे और लोकतंत्र में उसका प्रभाव क्या रहता है इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे। हालांकि ये सब आप स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से सवाल आते हैं और ये अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस से, इसलिए थोड़ा थोड़ा जरूर इनको भी देखते जाएंगे। जहाँ तक किताबों का सवाल है तो जो ये वाला पार्ट है जिसमें संविधान, सरकार, उसके वर्गीकरण की चर्चा है, इसको आप O.P. गावा की किताब तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा से कवर कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वो C.V. ज्ञाना को पढ़ सकते हैं और ख़ासतौर से PGT वाले ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद जो ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है इसको आप M. लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे और इसके साथ अगर वाणी पब्लिकेशन की किताब जो है उसको जोड़ लें तो ये सोने पे सुहागा जैसा हो सकता है, इससे आप लोग कवर करेंगे। और ये जो बाद वाला पोर्शन है ख़ासतौर से जो राष्ट्रीय आंदोलन और जो इसमें भूमिका है कुछ लोगों की जैसे गांधी, नेहरू वगैरह की, तो इसको आप राष्ट्रीय आंदोलन की किसी भी एक किताब से पढ़ें और ख़ासतौर से जो किताबें थोड़ा फैक्चुअल हिस्से को भी कवर करती हैं, ऐसे कोई नोट्स या किताब आपके पास हो उसको पढ़ लें। जहाँ तक ये बाद वाला हिस्सा है इसका सवाल है जिसमें ये क्षेत्रवाद, राजनीतिक दल, ये सब भी आपको M. लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। जो लोग थोड़ा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक बेहद अच्छी किताब है S.M. सईद की, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करती है और फैक्चुअल भी काफ़ी हिस्से को कवर कर लेती है। वो बहुत अच्छी किताब है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई। भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को आप लोग किसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किताब से पढ़ सकते हैं, जैसे पुष्पेश पंत की अगर कोई किताब हो उससे पढ़ सकते हैं। और भारत की जो विदेश नीति की किताबें हैं उनमें से अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग उससे कवर कर सकते हैं। B.N. खन्ना और पुष्पेश पंत 2 किताबें हैं इनकी,
तो इनसे आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है और कहीं भी आप इनका अगर रेफरेंस लेके देंगे तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है आमतौर पे। तो ये किताबें हैं। इसके बाद चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, और ये त्रिस्तरीय कब हुआ, इसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त खासतौर से प्रथम और वर्तमान में, और जो जिन्होंने बड़े सुधार किए जैसे TN सेशन का नाम आप लोग जरूर जानेंगे, उन्होंने क्या लिंगदोह एक चुनाव आयुक्त थे, उनके बारे में जानेंगे। प्रथम और वर्तमान आप लोग पढ़ते रहेंगे, उनकी नियुक्ति, उनके कार्यकाल के बारे में, और ये चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है इसके बारे में। फिर राज्य चुनाव आयोग के बारे में जो आर्टिकल 243 टै में है, 243 टै में, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे। चुनाव सुधार इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बाधाएं क्या क्या हैं भारत में, उसके बारे में जानेंगे। फिर मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो बड़े चुनाव सुधार हैं वो कौन कौन से हुए हैं भारत में। वीवीपैट के बारे में थोड़ा जानेंगे। EVM के बारे में जानेंगे क्या है और कब शुरू किया गया। फुल फॉर्म, इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है ये जानेंगे। एंड कब शुरू की गई, इस्तेमाल में लानी, ये भी जानेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसके द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। नोटा जो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। नन ऑफ दी अबव आपने सुना होगा। फिर राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, दोनों कंसेप्ट को आप लोग गंभीरता से पढ़ेंगे। पिंक बूथ और एग्जिट पोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जो प्रमुख समितियां हैं जैसे तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, खासतौर से अपराधी और राजनीतिज्ञों के साठगांठ को लेकर थी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इंद्रगुप्त समिति और तनख्वाह समिति, इनके बारे में मोटी मोटी बातें, आप इनकी सिफारिशें क्या हैं, इनकी डेट्स क्या हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। राजनीतिक दल, अर्थ परिभाषा और उसके तत्व। फिर राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, पंजीकृत दल, भारत में दलीय व्यवस्था खासतौर से आप लोग पढ़ेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में प्रमुख दलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रमुख दलों की स्थापना, उन राष्ट्रीय दलों के लिए मानक क्या हैं, कब कोई दल राष्ट्रीय दल बनता है, इसके लिए चुनाव चिन्ह प्रमुख दलों के कौन से हैं, उनका मोटा मोटा परिचय, कब स्थापित हुआ, किसने किया, ये सब बातें। भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व या कारक कौन से हैं, इसको पढ़ेंगे। जैसे जाति है, संप्रदाय है, भाषा है, क्षेत्रीयता है, योग्यता है और बाकी सब है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्रमुख राज्य एवं उनमें प्रभावी जातियाँ कौन सी हैं, इसका डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग पढ़ेंगे। आपके सिलेबस का अगला बिंदु भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में है। इसमें हालांकि स्पष्ट रूप से ये सब मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ से सवाल आते हैं अक्सर और जो आवश्यक है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें नरमपंथी और गरमपंथी क्रांतिकारी धाराएं जो हैं उनका परिचय और उनके समर्थक लोग कौन कौन हैं, इसको आप लोग देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रकाशित होने वाले प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, इनके बारे में पढ़ेंगे, किसने लिखी और कौन प्रकाशित करता था। प्रमुख घटनाएं, उनकी तिथियां, प्रमुख आंदोलन और उनकी तिथियां, प्रमुख संस्थाएं, वो किसने स्थापित की और कब स्थापित हुई, ये सब, जैसे खासतौर से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थियोसॉफिकल सोसाइटी और अन्य, ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने बताई। फिर जो लोग स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका परिचय आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ये नरमपंथी विचारधारा के समर्थक हैं, कौन कौन से साधन इस्तेमाल में लाते थे अपनी बात मनवाने के लिए। भारत सेवक समाज की स्थापना उन्होंने 1905 में की, इनकी कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं थोड़ा जानेंगे। बाल गंगाधर तिलक, उनका परिचय, उनके जो 2 पत्र हैं केसरी और मराठा, इनके बारे में। गीता रहस्य उनकी किताब है और 2 किताबें उनकी हैं, ओरियन एक किताब है, अगली किताब है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ग्रामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं, इसको थोड़ा जानेंगे। ग्रामपंथी विचारधारा के साधन कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर इनका होम रूल का जो विचार है उसको आप लोग जानेंगे। तिलक का राजनीतिक वसीयतनामा एक डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या बातें हैं। मेजर कोट्स, इनकी जो बड़े स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। गांधी अगले विद्वान हैं, विचारक हैं और आंदोलनकारी हैं, उनके बारे में हम पहले फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं विस्तार से। पंडित नेहरू, उनका परिचय। महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उनको जाना जाता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग उन्होंने कब की, किस अधिवेशन में की, इसको जानेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद का उनका विचार, उनकी प्रमुख पुस्तकें जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी आदि के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका, गुटनिरपेक्षता का विचार उनका है। पंचशील सिद्धांतों की बात उन्होंने की। भारत चीन युद्ध 1962
और प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस, उनका परिचय, उनका ICS बनना, त्रिपुरी संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उसकी स्थापना की उन्होंने, महात्मा गांधी को उनका राष्ट्रपिता कहना, साम्यवाद और फांसीवाद का समन्वय, उनका जो विचारधारा है, और अन्य प्रमुख तथ्य उनसे संबंधित जो भी हैं आप लोग उसको पढ़ेंगे। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका परिचय, मुस्लिम लीग से जुड़े रहे, खिलाफत आंदोलन से जुड़े रहे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया उनके नेतृत्व में लोगों ने, द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, पाकिस्तान की प्रबल मांग उन्होंने की, और विभाजन से जुड़ी घटनाएं हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो 1909 के अधिनियम में था उसकी व्यवस्था क्या थी आप लोग थोड़ा जानेंगे, और जो अन्य बातें इनसे जुड़ी हुई हैं उसको आप पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मेजर पर्सनैलिटी हैं जिनको आसानी से समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनकी भूमिकाएं पत्रकार और लेखक के रूप में, उनकी प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं, पुस्तकें, मैंने अभी विकिपीडिया पे देखा तो कम से कम 36 पुस्तकें उनकी हैं। इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर दलित उद्धारक के रूप में उनकी भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका, उनका 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, पूना पैक्ट 1932 का जो पूना पैक्ट है उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे। पहले जो विधि मंत्री थे वो, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। हिंदू कोड बिल उन्होंने सुझाया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका जो है उसको सब लोग जानते समझते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उस रूप में उनकी भूमिका को आप लोग पढ़ेंगे। फिर जो प्रमुख संगठन हैं जिनकी उन्होंने स्थापना की और जिससे जुड़े रहे, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको मिले जो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान हैं उसके बारे में। फिर उन्होंने अंत में धर्म परिवर्तन किया, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उनके बड़े स्टेटमेंट कौन से हैं ये जानेंगे। उनके आर्थिक विचार, उनकी किताब भी है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। पार्टीशन ऑफ इंडिया पे उनके क्या विचार हैं ये भी जानेंगे। मनुस्मृति दहन दिवस उन्होंने मनाया, कालाराम मंदिर प्रवेश के बारे की जो घटना है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं उनके बारे में है आप लोग पढ़ेंगे। अगला बिंदु है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिंदु यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। उसका ऐतिहासिक विकास 2 स्तर पर, जो विभिन्न अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए उस स्तर पर, और भारत में संविधान की मांग को लेकर जो बात है, दोनों ही स्तरों पर आप लोग पढ़ेंगे। भारत में संविधान की मांग को M.N. रॉय और गांधी ने उठाया पहली बार, आप लोग पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कराची चार्टर के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन, उसका कार्यकारण, उसने कौन कौन सी समितियां बनाई, उनके अध्यक्ष कौन थे, उसका अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसकी विशेषताएं जैसे, और मोटा मोटा जिन लोगों ने जो कमेंट किया है भारतीय संविधान के बारे में उसको भी आप देखते जाएंगे। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे वृहद संविधान है। उनकी किताब थी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने इस बात को कहा था, तो आप उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये भारतीय संदर्भ में ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे। 1215 का मैग्ना कार्टा के बारे में, 1689 का बिल ऑफ राइट्स के बारे में, 1776 का अमेरिकी जो स्वतंत्रता है उसके बारे में, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, 1791 में अमेरिका में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 12 से 35 तक आप लोग जानते हैं, पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषताएं, उनकी सीमाएं और उनसे जुड़े हुए प्रमुख वाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शंकरी प्रसाद का वाद है, गोपालन का वाद है, गोलकनाथ का वाद है, केशवानंद भारती का वाद है, मेनका गांधी का वाद है, ये प्रमुख वाद हैं, इनको आप लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 की जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की उसको आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 21A के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख संशोधन जुड़े हुए हैं मौलिक अधिकारों से, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। खासतौर से जो 42वां और 44वां संविधान संशोधन है उसको पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 या 300A में स्थान दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। इससे सबसे पहले आप लोग उद्देशिका यानी प्रियम्बल, जो सिलेबस में तो आपको स्पेशल मेंशन नहीं की गई है, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं भूलेंगे आप लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ते समय आप लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के बारे में पढ़ेंगे, और उसके तहत जो अधिनियम बनाए गए हैं खासतौर से मीसा, टाडा, पोटा,
इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक, इनकी प्रकृति क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों के मध्य अंतर क्या है ये पढ़ेंगे, दोनों के बीच संबंध क्या है ये पढ़ेंगे, इनको लेकर के जो 42वां संविधान संशोधन है और उसके द्वारा जो नए डीपीएसपी जोड़े गए हैं संविधान में उनके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, 42वां संविधान संशोधन इससे जुड़ा हुआ है और स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई है। सोवियत संघ के संविधान में इनका जिक्र था तो इसके बारे में पढ़ेंगे आप। 86वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो लोग वीडियो में रुके हुए हैं उनके लिए खास सरप्राइज़ है ये, माने तो उनके लिए बेहद लाभकारी होगा। अब आप आगे पढ़ेंगे संघ और राज्य सरकार के बारे में, लेकिन इनको आप लोग जोड़ करके पढ़ेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो बेहद आसान रहेगा। इधर लिखेंगे संघ, इधर लिखेंगे राज्य, और फिर जो राष्ट्रपति का पद है उसके जो दायित्व हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो कर्तव्य हैं वही मेल खाते हैं राज्यपाल से। तो आप लोग इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जोड़ करके कंपैरिजन में। फिर जो संघ की मंत्रिपरिषद है तो उसको राज्यों की मंत्रिपरिषद से जोड़ के पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से जोड़ के पढ़ेंगे। संसद यानी पार्लियामेंट को आप स्टेट लेजिस्लेचर से जोड़ के पढ़ेंगे। राज्यसभा को राज्य विधान परिषद से जोड़ के पढ़ेंगे। लोकसभा को विधानसभा से जोड़ के पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा अध्यक्ष है उससे जोड़ के पढ़ेंगे। महान्यायवादी को महाधिवक्ता से जोड़कर पढ़ेंगे। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इस जो बड़े पार्ट को बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल्स को कैसे याद करेंगे इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद याद करने का ब्रह्मास्त्र, आप लोग उस पर देख सकते हैं। लेकिन उससे जुड़ी मोटी बातें भी आप लोगों को बता देता हूँ। और ये है वो फार्मूला जिसको हम +89 एंड +90 का फार्मूला बोलते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यदि हम संघ स्तर पर जो प्रावधान है और जो राज्य स्तर पर प्रावधान है उनको तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे तो उनमें भारी समानताएं हैं, जिसको हम लोग ऐसे देखेंगे। यदि हम आर्टिकल 72 में +89 कर देते हैं तो आर्टिकल 72 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का जिक्र है। तो आर्टिकल 72 में 89 जोड़ने के बाद आर्टिकल 161 निकल के आता है जिसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का जिक्र है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें 89 जोड़ा आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, +89 किया आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इस प्रोसेस को आप तब तक चलाते जाएंगे जब तक आर्टिकल 200 पे पहुंचेंगे। आर्टिकल 200 पे पहुंचने के बाद आप 90 जोड़ना शुरू करेंगे, यानी कि अगर आप आर्टिकल 112 में 90 जोड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे आर्टिकल 202 पे। आर्टिकल 112 में जो संघ का बजट है संघ सरकार का वो है, आर्टिकल 202 में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको पता होगा संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, इसका हम व्यवस्था पाते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, ठीक उसमें हम 90 जोड़ देते हैं तो आर्टिकल 213 जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। तो ये काफ़ी सारे अनुच्छेद आपने देखे, इसको आप केवल प्लस करके याद कर सकते हैं। ऐसे ही 3 आर्टिकल और याद हो सकते हैं फॉर्मूले से, जैसे आर्टिकल 52, 53, 54 में अगर हम +101 कर देते हैं तो वैसे ही प्रावधान राज्य स्तर पर राज्यपाल के संबंध में निकल के आएंगे। ये राष्ट्रपति के संबंध में, ये राज्यपाल के संबंध में। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ज़रूरी भी है। संघ सरकार में सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उसके पद की व्यवस्था कौन कौन से आर्टिकल्स में है, उसकी योग्यता क्या है, निर्वाचन की प्रणाली खासतौर से आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसकी शांतिकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, आर्टिकल 352 से 360 तक। ब्रिटिश सम्राट से उसकी मोटी मोटी तुलना करेंगे और महाभियोग के बारे में जो प्रोसेस है उसको आप लोग जानेंगे। ये भी जानेंगे कि बाकी कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं संविधान में जिनको महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। प्रथम से अभी तक के जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्रम है उसको आप लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं सभी राष्ट्रपति के बारे में उनको पढ़ेंगे। निर्विरोध चुने गए संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, उनके बारे में जानेंगे। द्वितीय वरीयता की गणना कब किस राष्ट्रपति के संबंध में हुई उसको जानेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन रहे ये जानेंगे। उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे ये जानेंगे। राष्ट्रपति अगर पद पर ना हो उपराष्ट्रपति काम करेगा, उपराष्ट्रपति ना हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काम करेंगे, इसको आप जानेंगे। तो
और पद पर रहते हुए किन जो राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गई ये जानेंगे। प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। जो मोटे मोटे बिंदु हो सकते हैं राष्ट्रपति के बारे में उसको आप लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति एज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद के अभिन्न अंग के रूप में, उसको जानेंगे। फिर है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिनको मिला करके हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी आप मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर जानेंगे। राज्य स्तर के मंत्री और फिर उप मंत्री, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद का कार्य, उसका गठन, सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री के कार्य, उसकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री जो अभी तक रहे उनके दल कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव किन प्रधानमंत्रियों के खिलाफ लाया गया इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। प्रमुख मुद्दे एवं घटनाएं और नीतियां जो हैं प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से जुड़ी हुई उसको पढ़ लेंगे। और 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 91वां संविधान संशोधन आवश्यक रूप से आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट यानी संसद। आप जानते हैं कि इसके 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 हैं। उच्च सदन बोलेंगे राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को, निम्न या लोकप्रिय सदन। इनकी सदस्य संख्या कब कितनी थी, कब बढ़ी, ये सब जानेंगे। वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, ये सब जानेंगे। फिर इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, गठन कैसे होता है, शक्ति क्या है, इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये सब जानेंगे। राज्यसभा के सभापति के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। फिर इनकी जो समितियां हैं, राज्यसभा की 8 समितियां विभागीय और लोकसभा की 16 विभागीय समितियां, इसके बारे में जानेंगे। जो राज्यसभा के विशेष अधिकार हैं, आर्टिकल 249 और 312 यानी 249 और 312, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। वित्तीय समितियां खासतौर से 3, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। 16 जो लोकसभा हैं उनके कार्यकाल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और जो लोकसभा अध्यक्षों का क्रम है उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, कौन कौन लोकसभा अध्यक्ष रहे, प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। फिर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसमें आप लोग पढ़ेंगे उसका परिचय, संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, कब कब न्यायाधीश बढ़े, शुरुआत में कितने थे, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप लोग जानेंगे, NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में और कब कब वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया गया, इंदिरा गांधी के समय में खासतौर से आप लोग जानेंगे। इसके कार्य क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रमुख मामले जो जुड़े हुए हैं उसके बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहितवाद के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए प्रमुख मामले जो हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा संज्ञान में लेंगे। संसद एवं न्यायपालिका के मध्य जो तनाव और टकराव की स्थितियां बनी उसके बारे में और उससे जुड़े हुए प्रमुख संविधान संशोधन और जो प्रमुख वाद हैं उनको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उच्च न्यायालय आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन नहीं है, लेकिन यूपी के स्पेशल रेफरेंस में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके बारे में मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। राज्य सरकार, मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले फॉर्मूले में कि आप लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और जोड़ के पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी पदच्युति, प्रसाद पर्यंत कार्यकाल रहता है इसका, वैसे 5 वर्ष है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। आप ये भी जानेंगे कि बाकी कौन से पद है संविधान में जो प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। इसके कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, भूमिका खासतौर से क्या है ये जानेंगे। राज्यपाल 2 रूपों में काम करता है, पहला राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में और दूसरा संघ सरकार के एजेंट के रूप में। दोनों रूपों में उसकी भूमिका के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। राज्य में राज्यपाल की शक्तियाँ वही हैं जो संघ में राष्ट्रपति की हैं, सिर्फ सैनिक, कूटनीतिक एवं आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। DD वासु का ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है और खासतौर से राज्यपाल की शक्तियों को क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक है। आर्टिकल 356 के बारे में आप लोग खासतौर से जानेंगे और राज्यपाल के पद से और उसके कर्तव्यों से संबंधित जो विभिन्न आयोगों की सिफारिशें हैं उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। एज ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आप लोग देखेंगे इसको। राज्यपाल की विवेकीय शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश के सभी गवर्नर के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। फिर आप लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में, उसका कार्य, उसके गठन, शक्तियाँ, उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, कब कब, थोड़ा जान लेंगे। राज्य विधानमंडल, ये जानेंगे कहाँ कहाँ द्विसदनीय है। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, उसका सृजन कैसे होता है, उसका उत्साधन कैसे होता है, ये जानेंगे।
और लगभग वैसे ही पढ़ेंगे आपको जैसे पार्लियामेंट को आप लोग पढ़ रहे थे। केवल एक जो विशेष बात है वो ये है कि जो राज्य विधानमंडल है वो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। अगला टॉपिक है संघ राज्य संबंध। इसमें आप लोग पढ़ेंगे पहले कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक, इसको लेकर के विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उसको पढ़ेंगे। 3 जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। फिर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के बारे में जानेंगे, कौन से आर्टिकल्स इनसे जुड़े हुए हैं। संघ और राज्यों के मध्य तनाव के मुख्य बिंदु कौन से हैं, किन किन राज्यों से और किस किस हिस्से से स्वायत्तता की मांग उठ रही है ये जानेंगे। किस राज्य में नए राज्य की मांग उभर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। प्रमुख आयोग और समितियों का परिचय, खासतौर से शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। नए राज्यों की मांग प्लस यूपी में जो नए जिले बने हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे तो ठीक रहेगा। जिलाधिकारी पद, उसके कार्य शक्तियाँ, ब्रिटिश विरासत है जिलाधिकारी का पद, आप लोग जानते हैं, थोड़ा ये भी जान लेंगे। जो अन्य अधिकारी हैं जिला प्रशासन के उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इनकी भर्ती प्रक्रिया को मोटा मोटा देख लेना। फिर संघ राज्य संबंध पढ़ते समय आप लोग जो योजना आयोग और नीति आयोग हैं इनका गठन और इनकी कार्यकरण भी देख लेंगे थोड़ा सा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज खासतौर से आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जिसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 9 में है। इसकी आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, स्वतंत्र भारत में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति और 73वां संविधान संशोधन के बारे में आप लोग जानेंगे। आर्टिकल 40 के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। गांधी की ग्राम गणराज्य की जो संकल्पना है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। 64वां और 65वां जो संविधान संशोधन विधेयक था उसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लेंगे। साथ साथ 74वां संविधान संशोधन भी जो भाग 9 के में है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों का जिक्र है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, खासतौर से नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इनके बारे में जानेंगे। अलग अलग जगहों पर इनके बारे में क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो कैंटनमेंट बोर्ड है वहाँ पे क्या व्यवस्था होती है, न्यास पत्तन है वहाँ पे क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। भाग 9 है जो 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंक्लूड किया गया संविधान में, उसमें सहकारी समितियों का उपबंध है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जान लेंगे। आप लोग एक बात जरूर समझ लें कि आपको संविधान को संपूर्णता में पढ़ना है, किसी पार्ट को आप लोग दरकिनार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आप जानेंगे कि महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में, C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल 165 में इनका उपबंध है, इनके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, बड़े संवैधानिक संशोधन हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन कब कब किया गया इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। संविधान समीक्षा आयोग के बारे में थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो संविधान को संपूर्णता में समझेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ और मेरी सलाह भी है। फिर भारतीय लोकतंत्र का कार्यकरण, जिसमें खासतौर से उसमें मुख्य बाधाएं कौन सी रही हैं, उपलब्धियां भी आप लोग थोड़ा देखेंगे। पहला जातिवाद है। जाति और राजनीति के संबंध को लेकर जो रजनी कोठारी का मत है और उनकी पुस्तकें हैं, खासतौर से पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, कब पब्लिश हुई, क्या मत है। प्रमुख राज्यों में प्रभावी जातियां कौन सी हैं, इसको मैंने पहले बताया था। आरक्षण की राजनीति को थोड़ा जान लेंगे। फिर काका कालेलकर आयोग कब बना, उसकी सिफारिशें क्या थी। मंडल आयोग कब बना, उसकी सिफारिशें क्या थी। क्रीमी लेयर क्या है, ये थोड़ा जानेंगे। EWS जो एकदम नई व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्षेत्रवाद का अर्थ, विभिन्न क्षेत्रों से स्वायत्तता की मांग जो उठ रही है उसके बारे में। नए राज्यों का गठन कब कब हुआ उसके बारे में। अभी कौन से राज्यों से नए राज्यों की मांग उठ रही है, ये जैसे पूर्वांचल की मांग उठ रही है, बोडोलैंड की मांग उठ रही है, इस सब के बारे में एग्जाम्पल है। सांप्रदायिकता का अर्थ, प्रमुख दंगे कब कब हुए, अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या क्या हैं, सच्चर समिति की रिपोर्ट और उनको वोट बैंक के रूप में किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, ये आप जानेंगे। राजनीतिक दल पे पहले चर्चा हो चुकी है। दबाव समूह की परिभाषा, उसका उद्देश्य और वर्गीकरण आमंड का, खासतौर से PGT वालों के लिए। भारत में प्रमुख दबाव समूह कौन कौन से हैं और दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में अंतर क्या है, ये आप लोग पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन में नौकरशाही एक ब्रिटिश विरासत है, हम लोग जानते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है ये पढ़ेंगे। प्रतिबद्ध नौकरशाही, जिसका विचार इंदिरा गांधी ने दिया, ये पढ़ेंगे। मैक्स वेबर के मत को आप लोग जानेंगे, खासतौर से PGT के लिए ये है।
ऑम्बुड्समैन सबसे पहले 1809 में स्वीडन में शुरू किया गया, फिर न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में। भारत में 1960 में तत्कालीन जो कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया। LM सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त का परिचय कराया। उनका इतिहास क्या है ये जानेंगे। 2011 का अन्ना मूवमेंट जानेंगे। भ्रष्टाचार निवारण का तंत्र क्या है भारत में, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। संथानम समिति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम 2013 का, उसमें लोकपाल और लोकायुक्त के पद के प्रावधान, उसकी कार्य शक्तियाँ, उसकी नियुक्ति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर है जो लास्ट टॉपिक है, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। UN का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कब गठन हुआ, और उसके जो 6 अंग हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उनका गठन कैसे होता है, उनकी बैठक कब होती है, उनके कार्य क्या है, ये सब जानेंगे। सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आप लोग थोड़ा गंभीरता से लेंगे। भारत के कौन कौन लोग जस्टिस रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये जानेंगे। और इनकी बैठक कब कब होती है ये जानेंगे। भारत की भूमिका क्या रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। और जो UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ करके मुझे लगता है आप लोग अगर थोड़ा सा इसको पढ़ जाते हैं एक मोटी मोटी रूपरेखा बनाकर भी, तो मुझे लगता है कि आपका भला होना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे आप लोग किन बिंदुओं पर चर्चा चाहते हैं इसके बारे में भी लिखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आगे की चर्चा करेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़ा रहिएगा चैनल के साथ और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।